हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो हमारी पृथ्वी है वो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से कैसी चपटी है, मध्यम से थोड़ी ही उभरी हुई है। यानी हमारी पृथ्वी कैसी है, ध्रुवों पर से चिपटी हुई है और मध्य से उभरी हुई है। ठीक है। ग्लोब पृथ्वी का क्या है, लघु रूप है, याद रखेंगे। ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब कितने प्रकार के हो सकते हैं? बड़े ग्लोब हो सकते हैं, आसानी से एक स्थान से स्थान पर नहीं ले जा सकते। जो बहुत बड़े ग्लोब होते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना मुश्किल है। पॉकेट ग्लोब होते हैं, गुब्बारे के ग्लोब होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ग्लोब शिखर नहीं होते हैं, उसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीपों तथा महासागरों को सही आकार में दर्शाया जा सकता है। आप देखेंगे कि एक ग्लोब होता है, ग्लोब में एक सुई लगी होती है, उस अवस्था में एक अक्ष होता है, जहाँ सुई लगी होती है उसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर दो बिंदु होते हैं जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है। चलिए आपको एक बार इस पर दिखाते हैं चित्र में कैसे होता है। देख लीजिए, ये ग्लोब है और ये जहाँ पर सुई लगी है, यहाँ पर सुई लगी है, इसे क्या कहा जाता है? इसे अक्ष बोला जाता है इसको। और दो इसके इस और ये इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। विषुववृत्त क्या होती है? जो ग्लोब होता है उसके मध्य से एक रेखा होती है, इसे बोला जाता है विषुववृत्त रेखा। यह 0 डिग्री पर होती है। इसे आधा भाग उत्तर में, आधा भाग दक्षिण में होता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधा भाग उत्तरी गोलार्ध और आधा भाग दक्षिण में स्थित होता है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर की स्थिति बताने की महत्वपूर्ण होता है। विषुववृत्त में से ध्रुवों तक स्थिति समांतर वृत्तों में अक्षांश रेखाएं होती हैं। यानी जो विषुववृत्त होता है, ध्रुवों तक सभी समांतर वर्तों की रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश कौन से होते हैं? जो भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा है, इसके समान जो रेखाएं होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अक्षांश कहा जाता है या समांतर रेखाएं कहा जाता है। विषुववृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है। मैंने आपको बताया था जो विषुववृत्त होता है शून्य अक्षांश को दर्शाया जाता है। जैसे ये विषुववृत्त रेखा है, ये शून्य पर है। इसके विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 भाग में होती है। यानी इधर ध्रुव हैं पृथ्वी के। इसका माप 360 अक्षांश, यानी कुल अक्षांश कितना होता है? ग्लोब का 360 अक्षांश होता है। इसके 1/4 भाग, यानी इसको 1/4 भाग कितना होता है? 90 होता है। 90 अक्षांश होता है उत्तरी ध्रुव और 90 अक्षांश होता है दक्षिणी ध्रुव। 90 अक्षांश दक्षिणी ध्रुव और 90 अक्षांश उत्तरी ध्रुव होता है, आप याद रखेंगे यहाँ से। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को, जो विषुववृत्त के उत्तर है, ये उत्तर है, ये समांतर रेखाएं हैं। किसके समान है? विषुववृत्त रेखा की समान रेखाएं हैं। इसे बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। इसे उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, याद रखेंगे। और विषुववृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाएं, और ये दक्षिण में जो समांतर रेखाएं विषुववृत्त के, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश। इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा या उत्तर या दक्षिण की ओर लिखा जा सकता है। यानी उत्तर दक्षिण लिखा जा सकता है आद्य अक्षरों में। यहाँ पर यह बताया गया है, उ का अर्थ होता है उत्तर, द का अर्थ होता है दक्षिण अक्षांश। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील दक्षिण अमेरिका में है बेलो होरिज़ोंटो। दोनों एक अक्षांश पर हैं, 20 डिग्री अक्षांश पर हैं। यानी महाराष्ट्र का चंद्रपुर, ब्राजील का बेलो होरिज़ोंटो किस अक्षांश पे हैं? 20 डिग्री अक्षांश पे हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 उत्तर में है,
ये जो चंद्रपुर है वो 20 उत्तर में है, लेकिन जो बेल्लो होरिजेंटो है ये विषुवत के दक्षिण में है 20 अक्षांश पे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 उत्तर में है, अक्षांश पर है। बेल्लो होरिजेंटो 20 अक्षांश दक्षिण पर है। चित्र 2.2 में दिखाया गया है। इस चित्र में दिखाए गए हैं, ये 0 डिग्री है यहाँ पर, और उत्तर में है 20 डिग्री जहाँ पर महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, और इधर 20 डिग्री ब्राज़ील का होरिजोंटो है, यानी ब्राज़ील के दक्षिण में, और ये उत्तर में है। ये भी कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत 0 डिग्री पर है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में है, और दक्षिण ध्रुव 90 दक्षिण ध्रुव पे है। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं हैं, और ये भी हैं। चित्र 2.3 में दिखाया गया है, देख लीजिए। थोड़ा और नीचे करते इसको, चलिए देखते हैं। ये कौन सी रेखा है? विषुवतीय रेखा है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री। और कर्क रेखा से ऊपर आते हैं शीतोष्ण, ऊपर आ जाते हैं वर्त ध्रुव, ऊपर शीत कटिबंध आ जाते हैं। 66 डिग्री पर आते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, और ध्रुव का पे हैं 90 पे हैं उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से दक्षिण ध्रुव में है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तर में है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिण में है। विषुवत रेखा के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुववर्त है। उत्तरी ध्रुववर्त कितना पे होता है? याद रखें, उत्तरी ध्रुववर्त 66.5 डिग्री पर होता है, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुववर्त है। दक्षिण ध्रुववर्त 66.5 पर मिलता है। कर्क और मकर मिलती हैं आपको 23.5 पर देखने को। पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के समय सिर के ऊपर ठीक ऊपर आता है। यानी जो कर्क और मकर रेखा है, इनके बीच के जो स्थान है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा, ये कर्क और मकर है। इनके बीच में सूर्य दिन में एक बार दोपहर के समय अपने सिर पर आता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। हरियाणा इसी भाग में आता है जहाँ पर सूर्य दोपहर के समय बिल्कुल सिर पे आता है एक बार। उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पर सबसे अधिक तापमान प्राप्त होता है कहाँ पर? कर्क और मकर रेखा के बीच में और भूमध्य रेखा के आसपास, दोनों ओर, उत्तर और दक्षिण में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर पर नहीं आता है। यानी जो कर्क और मकर रेखा के बाद आता है, ये कर्क और मकर रेखा के बाद का जो स्थान आते हैं, वहाँ पर कभी भी सूर्य सिर पर नहीं आता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुववर्त, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिण ध्रुववर्त के बीच वाला क्षेत्र ताप मध्य पा जाता है। यानी जो कर्क रेखा है और ऊपर उत्तरी ध्रुव है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान मध्य पा जाता है। इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध दोनों ध्रुवों पर देखने को मिलते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर। दक्षिण ध्रुव पर मकर रेखा के बाद मिलते हैं देखने को। इसीलिए इन क्षेत्रों को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववर्त, दक्षिण ध्रुव के बीच क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। इसीलिए यहाँ पर शीत कटिबंध होते हैं। कहाँ पर होते हैं? उत्तरी ध्रुव, बिल्कुल उत्तरी ध्रुव यहाँ पर, और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव, और यहाँ पर
इस गोलार्ध के बीच होता है, इसे शीत कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पर शीत कटिबंध पाए जाते हैं ध्रुवों पर। यहाँ पर सूर्य किरणें कभी भी क्षैतिज से ऊपर नहीं जाती है, यानी बिल्कुल तिरछी किरणें चमकती हैं सूर्य की यहाँ पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। शीत कटिबंध कहाँ मिलते हैं? ध्रुवों पर मिलते हैं। देशांतर क्या है? आप देखेंगे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप, यानी हिंद महासागर मॉरिशस द्वीप है और टोंगा द्वीप किस में है? प्रशांत महासागर में। याद रखेंगे दोनों कहाँ पर है? एक एक अक्षांश पर है, 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित हैं। इनकी सही स्थिति बताने के लिए हमें देशांतरीय रेखाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। इस संदर्भ में रेखाओं का देशांतरीय यामोत्तर, इनको यामोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर रेखाओं को अंशों को मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में, प्रत्येक अंश को, कोई अंश है उसको मिनट में लिखते हैं और मिनट को किस में लिखते हैं? सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्त उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, यानी जो देशांतर रेखाएं हैं ध्रुवों की तरफ जाती हैं तो उनकी दूरी है जो वो क्या होती है? दूरी, उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। जो देशांतर रेखाएं हैं ये ध्रुव हैं, यहाँ पर जो देशांतर रेखाएं जाती हैं इनकी जो दूरी है वो क्या होती है? घटती जाती है और ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। जहाँ सभी देशांतरीय रेखाएं यामोत्तर आपस में मिल जाती हैं, सभी यामोत्तर रेखाएं देशांतर रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं? ध्रुवों पर मिलती हैं। यहाँ से एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ सकता है कि सभी देशांतरीय रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं? ध्रुवों पर मिलती हैं। और ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं का मान क्या होता है? शून्य होता है। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती है, घटती है? क्या होती है? घटती है। और प्रत्येक एक मिनट को किस में विभाजित किया जा सकता है? सेकंड में विभाजित किया जा सकता। अक्षांश यानी समांतर, अक्षांश क्या होती है? समांतर होते हैं। जो विषुवत रेखा है वो एक समांतर है, अक्षांश है। रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों में निश्चय किया गया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। प्रमुख यामोत्तर कहाँ से गुजरती है? ब्रिटेन से गुजरती है। ग्रीनविच नाम है इसका। इसका मान 0 डिग्री देशांतर माना गया है। कितना माना गया? 0 डिग्री देशांतर माना गया है। यहाँ से 180 पूर्व 180 पश्चिम में गणना की गई है, यानी एक माने की देशांतर को 0 मान लिया गया देशांतर को। इससे पूर्व में 180 हैं और पश्चिम में भी 180 हैं। क्या हैं? अक्षांश हैं। यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध में बांटा जा सकता है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतरों के आगे पूर्व लिखा जाता है और किसी के आगे पश्चिम लिखा जाता है। इस गोलार्ध में दिखाई गई देख लीजिए, ये क्या है? देशांतर हैं। और ये भूमध्य, ये ध्रुवों पर आने पर क्या हो जाती हैं? शून्य हो जाती हैं। इधर भी शून्य हो जाती हैं ध्रुवों पर आने के बाद। और इनकी जो दूरी है ध्रुवों की तरफ आने पर कम होती जाती है। और सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। किनकी? देशांतरों की। अक्षांश सेम होती हैं, इनके बीच की दूरी जो सेम होती है अक्षांशों के बीच की दूरी, लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती जाती है। यहाँ से आप याद रखेंगे असम में धुबरी 26 उत्तर में है और 90 पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ से दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वो यह बिंदु धुबरी का सही स्थिति होगी, यानी 26 अक्षांश हो और 90 कौन सी हो? पूर्वी देशांतर हो। यहाँ पर क्या होगा? धुबरी नामक स्थान होगा। नोट इंपॉर्टेंट, यहाँ से याद रखेंगे
ऊर्ध्वाधर रेखाएं कौन सी होती है? देशांतर होती हैं। और क्षैतिज रेखाएं कौन सी होती है? अक्षांश होते हैं। ऊर्ध्वाधर, देशांतर, अक्षांश होते हैं क्षैतिज। विषयों के समय दिखाए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जो ग्रीनविच है वो कहाँ पर दर्शाई गई है? यह है ग्रीनविच, जो 0 डिग्री देशांतर मानी गई है। इससे पूर्व और पश्चिम में, पश्चिम में माइनस में आएंगे सभी, और पूर्व में सभी प्लस में दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं भारत प्लस में आता है, और इधर जो रूस का भाग है ये भी किस में आएगा? प्लस में आएगा, और अमेरिका तक माइनस में आएंगे। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी है। चंद्रमा और एवं ग्रहों की गति, इनसे भी अनुमान लगाया जा सकता है। पृथ्वी से, चंद्रमा से, ग्रहों से समय का अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण सबसे अच्छा साधन माना जाता है। क्या माना जाता है? सूर्य। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य द्वारा लगाया जा सकता है। कैसे? परछाई के द्वारा हमारे बुजुर्ग लगाते थे पहले। जब दोपहर होगी तो सबसे छोटी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी छांव बनेगी, परछाई बनेगी हमारे शरीर की, पेड़ पौधों की। ग्रीनविच परिस्थिति प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। परछाई से कैसे अनुमान लगा सकते हैं? कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, दोपहर के समय सूर्य बिल्कुल इसके सिर पर होगा, और शाम सवेरे इसकी परछाई लंबी होगी। ठीक है, शाम सवेरे सूर्य इसके क्षैतिज में होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, यहाँ से याद रखेंगे जो पृथ्वी है चक्कर कैसे लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। इधर पश्चिम से, इधर पूर्व है, ऐसे चक्कर लगाती है पृथ्वी। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, जो स्थान ग्रीनविच के या ग्रीनविच है इसके पूर्व में है जो स्थान, वहाँ उनका समय ग्रीनविच से आगे है, यानी उनका समय ग्रीनविच से आगे है, यानी वो प्लस में है, धनात्मक है। मैंने आपको चित्र में दिखाया था। जो पश्चिम में है वो पीछे रह जाते हैं, यानी वो माइनस में होते हैं। चित्र 2.8 में हम पीछे देख चुके हैं। समय के अंतराल की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 360 को 24 से भाग दीजिए, आपको कितना बचेगा? 15 आएगा। यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है, और फिर 4 मिनट में 360 को 15 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है पृथ्वी। 15 चौका 60 होते हैं, यानी 4 गुना होता है किसके? घंटा के। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं, तब ग्रीनविच से पूर्व में 15 डिग्री में क्या समय होगा? 15 गुणा में 4, 15 चौका 60, 1 घंटा ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा। वहीं दोपहर का 1 बजा होगा, यानी 1 घंटा आगे होगा ग्रीनविच से। लेकिन ग्रीनविच पर ही 15 डिग्री पश्चिम समय ग्रीनविच पर 1 घंटा पीछे होगा, यानी जहाँ पर 12 बजे होंगे तो वहाँ पर 11 बजे होंगे, यानी पश्चिम में 1 घंटा पीछे और पूर्व में 1 घंटा आगे है ग्रीनविच से। उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर होता है 12 बजे होते हैं। यानी आपको पता था जब परछाई बिल्कुल सिर पे होती है तो 12 बजे होते हैं, दोपहर होता है दिन का। घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उसी स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि एक देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों की स्थानीय समय है।
हम मानक समय क्यों मानते हैं? भारत में कोई रेलगाड़ी के लिए सारणी बनाई गई है, उस सारणी के लिए देश में एक जोन होना बहुत ज़रूरी है। भारत में गुजरात से के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है? 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी भी यामोत्तर स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। यानी मध्य से जो यामोत्तर गुजर, यामोत्तर कौन सी होती है? देशांतर रेखा माना जाता है। यामोत्तर रेखा की स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्व को यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पर स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच से भारत का समय। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे, यानी 2 प्लस में कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर घंटे प्लस में करने होंगे तो 7-7.5 घंटे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक समय माप अपनाए गए हैं। रूस में कितने मानक समय हैं? 11 हैं। रूस में कितने मानक समय हैं? 11 हैं। और 11 देशों में ही सहारा मरुस्थल फैला है। याद रखेंगे, 11 देशों में ही सहारा मरुस्थल फैला है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 देशांतर तक क्षेत्र घेरता है। यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, चलिए प्रश्नों करते हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान है 0 डिग्री। शीत कटिबंध के नज़दीक पाए जाते हैं, ध्रुवों पर पाए जाते हैं। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360 है। 180 + 180 है, क्योंकि 0 डिग्री यामोत्तर है। 180 के पूर्व में, 180 पश्चिम में है। टोटल 360 हुई। दक्षिणी ध्रुववर्त स्थित है, दक्षिण गोलार्ध में है। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों और देशांतर रेखाओं का जाल है। आगे खालिस्तान दिए हैं, चलिए इनको भी कर लेते हैं। मकर रेखा खालिस्तान पर स्थित है 23.5 डिग्री। कहाँ पर? दक्षिण में। भारत का मानक यामोत्तर है 82.5 डिग्री। 0 डिग्री को यामोत्तर को कहा जाता है प्रमुख यामोत्तर। नेक्स्ट है, देशांतरों के बीच की दूरी को खालिस्तान की तरफ घटती जाती है, ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। उत्तरी ध्रुववर्त कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार का प्रश्न एक ऊपर आया था, दक्षिणी ध्रुववर्त कहाँ स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को भारत माता की जय। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।